हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लेक्चर 3 में एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे जो कि एक्सरसाइज 13.1 का है, क्वेश्चन नंबर 12। ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा है कि पहले तो ये इक्वली लाइकली दे रखा है कि या तो जो पैदा हो रहा है बच्चा वो तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, इक्वली लाइकली है। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/2। ओके, अब अगर कोई एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं तो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों लड़कियां होंगी। ठीक है, अब वो दोनों लड़कियां होंगी, लेकिन अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसा इवेंट एक होगा जो पहले से हो रखा होगा। तो वो पहला इवेंट क्या है? द यंगेस्ट इज अ गर्ल। मतलब जो सबसे छोटी बच्ची है वो एक छोटा जो बच्चा है वो एक लड़की है। तो इसके लिए पहले हम इवेंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आंसर का वो होगा फर्स्ट स्टेप, उसमें हम पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, कितने सारे आउटकम्स होंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो अब 2 बच्चे हैं अगर, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या वो हो सकते हैं कि उसकी हम पूरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, जितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो या तो दोनों लड़के हो, बॉय बॉय, या बॉय गर्ल हो, या गर्ल बॉय हो, या गर्ल गर्ल हो। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया जिसमें 4 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि दोनों जो है लड़कियां हो। ठीक है, बोथ आर गर्ल्स। तो उसके लिए हम एक इवेंट और मानते हैं इवन, जिसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस से? बोथ आर गर्ल्स में तो एक ही आएगा, जी जी। ठीक है, सिमिलरली अब जो इवेंट्स पहले हो चुके हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में गिवन है हमको। तो पहला क्या है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो उसके लिए हम E2 इवेंट मानते हैं कि यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब जाहिर सी बात है कि यंगेस्ट कौन सी होगी? जिसमें पहले लड़की पैदा हुई होगी वो यंगेस्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इवेंट्स आ जाएंगे? दो सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे इस इवेंट में, जीबी गर्ल फिर बॉय और गर्ल या गर्ल। ठीक है, ये दूसरा, इसमें मैंने यंगेस्ट वाला नहीं एल्डर वाला केस ले लिया। तो बेसिकली अगर हम इसको मानते हैं कि एल्डेस्ट इज अ गर्ल, इसको हम अलग या तो फिर इसको रहने ही देते, यंगेस्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स दूसरे वाले हो जाएंगे। यंगेस्ट मीन्स छोटा होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा BG और GG, क्योंकि जो छोटी लड़की है, जो छोटा बच्चा है वो एक लड़की है। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट्स हो जाएंगे। अब तीसरा इवेंट क्या होगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, मतलब एक लड़की होनी चाहिए। तो इसके सारे क्या हो जाएंगे? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। ओके, तो इसमें तो अब इसके हिसाब से क्या दिख रहा है, हमारे पास 3 ऐसे सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो BG, GB और GG। ठीक है, तो ऐसे 3 इवेंट्स हमारे बन गए हैं सैंपल स्पेस को लेकर। सैंपल स्पेस को लेकर 4 इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, अब इस प्रॉब्लम से हम समझते हैं आगे की स्लाइड में। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब वो समझते हैं। इसमें दिया गया है कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। ठीक है, मतलब जो छोटा बच्चा है वो एक लड़की है, वो पहले दे चुका है। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन कैसे होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A मींस हमें निकालना है कि दोनों लड़कियां हों जिसमें जो छोटा वाला बच्चा है वो एक लड़की ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली हमें निकालना है कि दोनों लड़कियां हों, लेकिन गिवन दैट क्या हो कि उस जो हमारा E3 है उसके हिसाब से कि जितने भी हैं वो एक उसमें से एक कोई लड़की हो। ठीक है, इस हिसाब से जो भी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E3 हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। E3 क्या है कि मतलब एटलीस्ट उसमें गर्ल हो। तो इस हिसाब से इवेंट्स हमने पहले ही बना लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन लगेगा कैसे। अब सिंपली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 डिवाइड बाई E2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो अब इवेंट्स में देखते हैं डायरेक्टली, हम जो इवेंट्स हमारे हुए हैं उसके सैंपल पॉइंट्स को देखते हैं क्या क्या कॉमन है। E1 और E2 में क्या क्या कॉमन है अब ये देखते हैं, ठीक है। तो E1 में तो एक ही इवेंट है GG, और E2 में भी एक ही इवेंट है जो दोनों में कॉमन है GG, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक इवेंट कॉमन है, मतलब एक इवेंट एक सैंपल पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 4, तो ये हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, कितने सैंपल पॉइंट्स हैं E2 में, 2 पॉइंट्स, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा पहले केस के लिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइड बाई E3 क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कि हमें निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों लड़कियां हो, दोनों बच्चे लड़कियां हो, जिसमें ये पहले से गिवन है कि हमारे जो E3 हमारा जो इवेंट जो केसेस हमने बनाए हैं उसमें एटलीस्ट एक लड़की है, तो उसके हिसाब से जितने भी केसेस बने हैं वो हमने मेंशन कर लिया है। अब इसमें भी सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। अब E1 और E3 में क्या कौन सा पॉइंट कॉमन है, GG और GG, मतलब एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो एक पॉइंट कॉमन है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना है, 4, तो 1/4 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं E3 में, 3 पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 4 है, तो 3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि आंसर होगा हमारा। सिमिलरली हम जितने भी इसमें भी वही हमको देखना है कि क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है और हमको इवेंट्स कैसे बनाने हैं कि हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके सॉल्व कर पाएं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।